हेलो एवरीवन, मैं ईपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएल स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, इसमें देखते हैं जैसे कि धातु है, अधातु है, उपधातु है, खनिज है, अयस्क है, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो धातु के बारे में आपको पता है कि कह सकते हैं वे सभी तत्व जो क्या करते हो अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, धातुएं कह देते हैं। क्लियर है, क्या कहेंगे कि वे सभी तत्व जो क्या करते हो अपने भीतर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कहलाते हैं क्या, धातु कहलाते हैं। धातुओं में कुछ गुण होते हैं, ठीक, जैसे धातु में आपका तन्यता पाई जाती है, ठीक है, आघात वर्धनीय होते हैं, खुद की इनकी क्या होती है, चमक होती है, ठीक, धनायन प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये सब इनके क्या हो जाते हैं, गुण हो जाते हैं। अधातु में वही देखा जाए तो इसका जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अधातु में क्या हो जाएगा कि कहा जाएगा कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अधातु। ठीक, क्या कहेंगे कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको बोलते हैं क्या, हम लोग अधातु कहते हैं। क्लियर, इसके जो गुण होते हैं उसमें आप कह सकते हैं क्या कि अधातु में जो होता है तन्यता नहीं पाई जाती, ठीक, आघात वर्धनीयता नहीं होती है, ठीक है, खुद की कुछ खास चमक नहीं होती इनकी। क्लियर, और दूसरी चीज क्या है कि ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, तो ये धातुओं के कुछ लक्षण हो जाते हैं। फिर आता है आपका उपधातु, किसे कहते हैं, तो उपधातु क्या होता है, जब धातु और अधातु दोनों के लक्षण जिन चीजों में पाए जाते हैं उसको हम लोग कह देते हैं क्या, उपधातु कहते हैं। क्लियर है, क्या कहेंगे, धातु प्लस अधातु इज इक्वल टू क्या, उपधातु हो जाता है। सिंपल सा अगर एक लाइन डेफिनेशन देखें तो ये बन जाती है कि धातु प्लस अधातु इज इक्वल टू उपधातु। दोनों के लक्षण जब पाए जाते हैं किसी पदार्थ में या एलिमेंट में मतलब, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि उपधातु कह देते हैं। क्लियर है, किसी तत्व में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए गए तो उसको बोल देंगे क्या, उपधातु। ठीक, फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि खनिज क्या होता है। खनिज क्या होता है कि जब हम लोग प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे से कुछ पदार्थों का वो करते हैं, खनन करते हैं, खोद के निकालते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग या जिस अवस्था मुक्त अवस्था में पाए जा रहे हैं उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, खनिज बोल देते हैं। क्लियर है, अयस्क में क्या रहता है कि अयस्क जो रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रकार की अशुद्धियां वगैरह रहती हैं। ठीक है, होते हुए भी हैं, मुक्त अवस्था में निकाले जा रहे हैं, लेकिन अयस्क में थोड़ा सा एक ये भी हो सकता है कि क्या कि मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, खनिज वगैरह आपने देखा होगा जैसे कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे लोहा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। लोहा आपको पता है क्या, खीरे में रहता है, जैसे पालक में रहता है, ठीक, आयरन के रूप में, है ना। फिर आपका आ जाता है क्या, कैल्शियम। कैल्शियम आपके वाइट सब्सटेंस में पाए जाते हैं, है ना, जो वाइट चीजें होती हैं उनमें सब में कैल्शियम लगभग में रहता है। ठीक, फिर आपका आ जाता है क्या, अयस्क के कुछ टाइप है, जैसे कह रहा है सल्फर युक्त अयस्क होता है, ठीक, ऑक्सीजन युक्त अयस्क होता है, और यहाँ एक्स युक्त मतलब क्या हो जाएगा कि हैलोजन युक्त। एस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, हैलोजन से। अब बात आती है कि हैलोजन होता क्या है, तो हैलोजन आपको पता है कि हैलोजन शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है हैलो, एक का होता है मतलब एक होता है जेन। ठीक, हैलो का मतलब होता है लवण और जेन का मतलब होता है से उत्पन्न। ठीक, तो हैलोजन को क्या कह देंगे कि वे सभी तत्व जो क्या होते हैं लवण से उत्पन्न किए जाते हैं, वो कहलाते हैं क्या, हैलोजन, यानी लवण से उत्पन्न, तो उसको कहेंगे क्या हम लोग, हैलोजन कह देते हैं। क्लियर, जिसमें आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये सब चीजें आती हैं क्या आपके हैलोजन में आती हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, कह रहा है कि अयस्कों का सांद्रण। सांद्रण का मतलब होता है क्या कि उसको हम लोग अयस्कों को शुद्ध कर रहे होते हैं। ठीक, कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसके द्वारा अयस्कों को हम लोग जब निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि अयस्कों का सांद्रण। अब कौन कौन सी इसमें प्रक्रियाएं हैं तो आपको पता है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, विद्युत स्थैतिक सांद्रण। क्लियर, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई जो अयस्क है वो क्या हो जाएगा, गुरुत्व की तरफ आकर्षित हो रहा होगा। ठीक, तो या फिर उसकी जो गंदगियां होंगी, अशुद्धियां होंगी, वो आकर्षित होने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि जो अयस्क होता है उसके के जो तत्व होते हैं, मेन तत्व जो उसका निकालना है हम लोगों को पृथक करके, वो गुरुत्व की तरफ आकर्षित होता है। तो जब हम लोग जमीन पर उसको ऐसे गिराते हैं, ठीक, तो जो आपका तत्व होगा, एलिमेंट होगा, वो उस जगह गिर जाएगा, और जो अशुद्धियां होंगी वो जाके दूर गिरेंगी। तो इसको भी हम लोग गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के नाम से जानते हैं। एक आपने इसका कॉमन एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे जब गेहूं काटा जाता है उसके बाद जब गेहूं को अलग करते हैं भूसे से, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पंखा चला देते कुछ लोग, फिर उसके आगे ऐसे
डालते हैं गेहूं को, ठीक। तो जो गेहूं होता है वो आपका पास में गिरता है, और जबकि भूसा जो होता है जाके क्या गिर जाता है, दूर गिरता है, ठीक। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं क्या, आपका वृत्ति पृथक्करण का एक उदाहरण ये भी हो सकती है। वैसा ही सेम कुछ यहाँ हम सब लोग करते हैं, किसमें हम लोग, आपका अयस्कों के सांद्रण में, ठीक। चुंबकीय पृथक्करण विधि कह रहा है। अब चुंबक के थ्रू जब किसी अयस्क से हम लोग क्या कर रहे हैं कि तत्वों को निकाल रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, ये शुद्ध कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें आपको, तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वो है कोलाइडी सोल्यूशन है, ठीक। अब आपने उसके अंदर क्या कर दिया, आयरन के कुछ पार्ट के लिए जो चूर्ण होता है, आयरन का छीलन वगैरह, वो डाल दिया उसके अंदर, तो कोलाइडल सोल्यूशन है, तो आपको पता है कि अपारदर्शी विलयन होगा, उसमें दिखेगा नहीं कहाँ है। तो आपने वो लिया, स्टिक ली, छड़ ली, और उसमें क्या किया, आगे की तरफ चुंबक बांधा, और फिर चुंबक को जैसे उसके डिप करके आप कैसे करते हो, स्टायरिंग करते हो, यानी कि घुमा रहे होते हो उसको, ठीक है। तो जितना जो चूर्ण होगा लोहे का, वो सबका सब कहाँ चिपक जाएगा, आपका उस जो स्टिक है उसके अंदर चिपक जाता है, चुंबक वाला चुंबक जिसमें लगा है, ठीक। तो इसको हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉपर वगैरह है, कोई अयस्क है जिसमें कॉपर था या कोई और मेटल था, तो उसको आपने क्या किया, उस जो पात्र होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसे रॉड जैसा लगा रहता है अंदर, जिसमें छेन टाइप का रहता है, ठीक है। और उसमें हवा प्रवाहित की जाती है, जब हवा प्रवाहित की जाती है तो वो घूमता है, जैसे मथानी आपने देखा होगा, मथानी से जब दही निकाला जाता है तो उसमें क्या हो जाता है कि जो मक्खन होता है वो मथानी के ऊपर पर लग जाता है, और जो उसको अलग से पृथक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ अशुद्धियाँ निकल रही हैं उसकी, जो अयस्क का हम लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अशुद्धियाँ होंगी वो ऊपर ऊपर उसके निकल लग जाएंगी, जो ऐसे एक रॉड टाइप का डाला जाता है और ऐसे करके इस तरह से रहता है, ठीक है। टी शेप में कुछ ऐसे रहता है, फिर ऊपर जा करके ऐसे जे शेप में बन जाता है, ठीक। तो उसके ऊपर ये अशुद्धियाँ रख जाती हैं, फिर इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और फिर सही कर लेते हैं। फिर से वही प्रोसेस करते हैं, इसको बार बार करते रहते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो फेन होता है, जो फेना उसमें झाग जैसा बन रहा है, वो सब अशुद्धि के रूप में ऊपर आ जाता है, उस झाग को निकाल लिया जाता है, फिर से वही प्रोसेस दोहराई जाती है, ठीक है। जब ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि शुद्ध धातु में प्राप्त ना हो जाए। क्लियर है। तो इसको हम लोग फेन प्लवन विधि के नाम से जानते हैं। फिर विद्युत स्थैतिक सांद्रण कह रहा है, जब विद्युत के द्वारा क्या करते हैं कि हम लोग किसी अयस्क का सांद्रण करते हैं या शुद्धिकरण करते हैं। अब विद्युत का जैसे हमने आपको ब्रेडिंग आर्क विधि बताई थी, है ना, उसी जैसा कुछ इसमें भी हो सकता है क्या, कि जब आप दो कैथोड एनोड मतलब उसमें डालते हैं, कैथोड और एनोड पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को डालते हैं, तो अशुद्धियाँ किसी चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और धातु किसी और चार्ज की। धातु आपको पता है कि ज़्यादा चांसेस रहेंगे किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ जाना रहेगा उसको, क्योंकि धातुएं कैसी होती हैं, धनायन होती हैं, ठीक है। तो ऋणावेशितायन की तरफ वो आकर्षित हो जाती हैं धातु में। क्लियर है, ठीक। तो इसको हम लोग विद्युत स्थैतिक सांद्रण कह देते हैं। फिर एक टर्म आता है आपका भर्जन और निस्तापन किसे कहते हैं, ये भी अयस्कों के सांद्रण की प्रक्रिया ये शुद्ध करने की। तो भर्जन क्या है, वायु की उपस्थिति में किसी अयस्क को शुद्ध करें तो वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करके धातु को प्राप्त करने या धातु के अयस्कों के शोधन की प्रक्रिया ही कहलाती है क्या, हमारी भर्जन कहलाती है। क्या कहेंगे, वायु की उपस्थिति में उस जो अयस्क के पर्टिकुलर उसके गलनांक से नीचे ताप पर उसको शुद्ध कर गर्म करके शुद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, भर्जन कहलाती है, ठीक। फिर इनके अयस्कों का इसमें क्या होता है, अयस्क का इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है भर्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक। फिर निस्तापन आता है, निस्तापन भर्जन का उल्टा है, ठीक। क्या, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे ताप पर धातु के शोधन करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, निस्तापन कहलाती है। क्या कहेंगे, वायु की अनुपस्थिति में धातु या अयस्कों के शोधन करने की प्रक्रिया गर्म करके उसके गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करके शोधन करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, वायु की वो निस्तापन कहलाती है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये वायु की अनुपस्थिति में और ये वायु की उपस्थिति में। फिर निस्तापन में क्या जाता है, क्या कि अयस्क का निर्जलीकरण हो जाता है। भर्जन में क्या था कि अयस्क का ऑक्सीकरण था, निस्तापन में क्या है, अयस्क का निर्जलीकरण हो जाता है। क्लियर है। फिर आ जाता है कि आपका धातु का शोधन, कौन कौन सी धातुओं का शोधन वो ज़्यादातर करते हैं, जैसे कि आपका एक आता है कि एल्यूमिनियम का शोधन, कॉपर का शोधन, सिल्वर का शोधन, जिंक का शोधन, ठीक है। किसका किसका रहेगा, एल्यूमिनियम का शोधन, कॉपर का शोधन, चांदी यानी कि सिल्वर का शोधन, ठीक है। फिर आपका जिंक का शोधन रहता है। क्लियर है। चांदी आपको ये भी पता होगा कि विद्युत का क्या है, सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है ना। चांदी था, फिर इसके बाद बताया था क्या था आपका, कॉपर था, फिर गोल्ड था, फिर एल्यूमिनियम था, ये क्रम था, ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम की तरफ था। फिर आता है प्रगलन। प्रगलन भी इसी जैसे भर्जन में स्थापन था शुद्ध करने की प्रक्रिया, वैसे ही प्रगलन है। इसमें क्या करें, उचित गालक या कोक मिला के धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है क्या, आपकी प्रगलन कहलाती है। क्या हो जाएगा इसमें, उचित गालक या कोक मिला करके धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है क्या, आपका प्रगलन कहलाती है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं।
फिर कह रहा है भट्टियाँ। भट्टियाँ इसमें क्या यूज़ की जाती है, जैसे परावर्तनीय भट्टी है, वात्या भट्टी है, ठीक है। ये दो भट्टियाँ ज़्यादातर इनका डायग्राम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका परावर्तनीय भट्टी का डायग्राम हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वात्या भट्टी का डायग्राम। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ये परावर्तनीय भट्टी का है और ये वात्या भट्टी का। परावर्तनीय भट्टी में से आप देखिए यहाँ से वायु प्रवाहित की जा रही है, ठीक। यहीं पे ईंधन रखा रहता है भट्टी में, ठीक। फिर यहाँ से क्या होता है कि अयस्क इस जगह पर रख देते हैं। अयस्क को क्या करता है, गर्म करता रहता है। जो चिमनी है यहाँ पे लगी हुई, जिससे धूप व्यर्थ गैसें जो होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। और शुद्ध धातु में क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है आपका वात्या भट्टी में, इसमें ताप अधिक रहता है एज कम्पेयर टू परावर्तनीय भट्टी, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, ताप, इसकी तुलना में इसमें ताप अधिक यूज किया जाता है। ये जो अलग अलग बॉक्सेस मैंने बना रखे हैं, ये ताप को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें अलग अलग तरह का ताप इसमें रहता है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। हर स्तर पर अलग अलग रहता है। जैसे यहाँ देखिए ठोस अपशिष्ट इधर से निकलता है, यहाँ कच्चा लोहा निकलता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, गलित लोहा इसके अंदर रहता है, तो गल गया है लोहा, ठीक। गलित धातुमल भी रहता है। धातुमल क्या होता है, धातु आप शुद्ध करते हो उसमें गंदगी रहती है, उसको हम लोग धातुमल भी बोल देते हैं, ठीक। और जो अयस्क डाला गया शुद्ध करने के लिए, जो पहले से इम्प्योर था या शुद्ध था, उसको डाला गया ऊपर से। तो ऐसे गर्म होता रहता है और अलग अलग चीजें इसकी पार्ट्स में ऐसे करके पृथक हुआ करती हैं। यानी धातुओं के शोधन के लिए प्रयुक्त होने वाली क्या है, भट्टी है, वात्या भट्टी और परावर्तनीय। इसका डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका क्या, लोहा। लोहा में आपके दो तरह के लोहे होते हैं, ढलवा लोहा और एक पिटवा लोहा, ठीक। ढलवा लोहा जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, अशुद्ध होता है। पिटवा लोहा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ढलवा लोहा आपको पता है कि ये ढाल करके बनाए जाते हैं इसमें चीजें, ठीक है। जैसे कोई सांचा वगैरह है, उसमें आपने क्या कि गलित लोहे को डाल दिया, ठीक है। अब जिस आकार में आप उसको ढालना चाह रहे थे उस आकार में क्या हो, जैसा सांचा रहेगा उस आकार में क्या हो जाएगा, वो ढल जाएगा। पिटवा लोहा में क्या हो जाता है कि उसको पीट पीट के हम लोग मन चाहे आकार में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। क्लियर है। धातुओं की जब लोहे की धातु से कोई चीज बनाई जाती है तो ज्यादातर क्या करते हैं हम लोग, पिटवा लोहे का यूज करते हैं। क्लियर है। शुद्ध अगर देखा जाए तो पिटवा लोहा शुद्ध होता है एज कम्पेयर टू किसके, ढलवा लोहा। फिर आता है कोयला। कोयला आपको पता है, कोयला क्या होता है कि जैसे बहुवर्षीय जो पेड़ पौधे थे या जो बहुत पुराने पेड़ पौधे थे, उनको कई साल पहले क्या हो जाता है, किसी चट्टानी प्रक्रिया, चट्टान के विघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उसमें दब जाते नीचे। फिर कई सैकड़ों सालों बाद या हजारों वर्षों बाद वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं कोयला में, ठीक है। कोयला चार तरह का मेन रहता है, एक आपका एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है। दूसरा आपका बिटुमिनस कोयला, तीसरा आपका वो आपका लिग्नाइट कोयला और चौथा पीट कोयला। सबसे उच्च कोटि का अगर कोयला पूछा जाएगा तो होता है एंथ्रासाइट कोयला। क्या कहेंगे, सबसे उच्च कोटि का कोयला है कोई तो एंथ्रासाइट कोयला है, ठीक है। भारत में बहुत कम पाया जाता है, लद्दाख जो क्षेत्र है उस एरिया में थोड़ा बहुत पाया जाता है ये आपका, ठीक है। वैसे भारत में क्या रहता है, ये कम है, ठीक है। फिर आपका उसमें क्या कहते हैं, दूसरा आपका रहता है क्या, बिटुमिनस कोयला। ये एंथ्रासाइट कोयला तो थोड़ा सा निम्न कोटि का कोयला है, ठीक है। ये भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्लियर है। तीसरा फिर आपका आता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट और आपके बिटुमिनस से भी निम्न कोटि का कोयला है, ठीक है। इसको हम लोग भूरा कोयला भी कह देते हैं, लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका चौथा वाला जो है आपका क्या, पीट कोयला। पीट कोयला में क्या हो जाएगा कि ऐसा कोयला जो होता है, ये पीट कोयला जो होता है सबसे निकृष्ट कोटि का कोयला माना गया है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, सबसे निम्न कोटि का कोयला इन तीनों की तुलना में रहता है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है अधात्री। अधात्री क्या होता है, धातुओं के शोधन से प्राप्त अशुद्धियां अधात्री कहलाती हैं। क्या कहेंगे, धातुओं के शोधन से प्राप्त जो अशुद्धियां होंगी, जब अयस्कों को हम लोग शोधित कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके शोधन से कुछ अशुद्धियां निकल रही होंगी, उन अशुद्धियों को ही नाम दे दिया जाता है क्या, अधात्री कह देते हैं, क्लियर है। और अगर आपका वो रहता है, इसका अगर दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, धातुमल भी कहते हैं, क्लियर है। कि धातुओं के समझ लीजिए क्या है, अशुद्धियां हैं, उसको हम लोग धातुमल के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। चलिए अच्छा, तो क्या कहता है अधात्री आपका, कि धातुओं के शोधन से प्राप्त अशुद्धियां अधात्री कहलाती हैं, इसे धातुमल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब कुछ पूछ लिया जाता है, कुछ प्रमुख अयस्क क्या होते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख अयस्क पूछा, जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क पूछ लिया गया, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कुछ अयस्क के नाम आपसे पूछे, जैसे कहेगा एल्यूमिनियम के अयस्क बताइए, कॉपर के अयस्क बताइए, जिंक के अयस्क बताइए, ठीक है। तो दो दो अयस्क मैंने आपको बताए हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क अगर देखें तो एक आपका आता है क्रायोलाइट। क्या नाम है, क्रायोलाइट। सूत्र होता है इसका NaAlF6, Na3AlF6 होता है, ठीक है। यहाँ इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, Na3AlF6 होता है, ठीक है। क्या कहेंगे, क्रायोलाइट जो होता है आपका Na3AlF6। बॉक्साइट में क्या हो जाएगा, Al2O3.2H2O। क्या हो जाएगा, Al2O3.2H2O बॉक्साइट हो गया। ये दोनों किसके हैं आपके, एल्यूमिनियम के एस। एल्यूमिना भी होता है इसका एक एस, ठीक, Al2O3 कह देते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये रहेगा।
फिर सिल्वर केस में आपका आता है क्या, हॉर्न सिल्वर का सूत्र होता है क्या, आपका रासायनिक सूत्र होता है AgCl, जिसको सिल्वर क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे क्या, हॉर्न सिल्वर AgCl। दूसरा है सिल्वर ग्लांस का होता है Ag2S, क्या कहते हैं, Ag2S होता है। फिर कॉपर के एस का क्या रहा है, तो कॉपर के एस में आपका रहता है कॉपर ग्लांस, क्या रहता है, कॉपर ग्लांस, जिसमें Cu2S होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपका, Cu2S हो जाएगा। फिर कॉपर केस में आपका आता है क्यूप्राइट में हो जाता है क्या, इसका सूत्र Cu2O हो जाता है। क्यूप्राइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Cu2O होता है, ठीक है। फिर आता है जिंक के एस में आ जाता है आपका कैलेमाइन होता है ZnCO3। कैलेमाइन क्या है, जिंक का एस का इसका नाम होता है क्या, सूत्र होता है क्या, इसका रासायनिक सूत्र ZnCO3। फिर जिंक ब्लेंड आता है, जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है क्या, ZnS। जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, रासायनिक सूत्र ZnS। ऐसे कई सारे धातु हैं जिनका पूछ लिया जाता है क्या, अयस्क बताना रहता है आपको, ठीक है। तो मैंने कुछ अयस्क यहाँ आपको बताए हैं, ठीक है। तो आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं कि कुछ कौन कौन से अयस्क के नाम और रासायनिक सूत्र क्या क्या रहते हैं, ठीक है। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।